बहुत बड़ा है ना। मम्मी बोली कि खिड़की के बाहर है ना बहुत बड़े बड़े घर दिखते हैं, आकाश जितने ऊंचे, और बहुत सारी गाड़ियाँ और इतने सारे लोग। मुझे जाने का है उधर मुंबई में। काय झाला? अरे लवकर या ना. काय आहे? आप लोग यहीं रुकिए. क्या नाम है तुम दोनों का? मी जयवंत साहेब आणि माझी बायको सावित्री. हम लोग रास्ते से कचरा प्लास्टिक वगैरह जमा करके बेचते हैं साहब. सुबह भी हम लोग कचरा चुन रहे थे तो हम लोग को कचरे के डिब्बे में बच्ची मिली साहब. तो तुम दोनों नहीं जानते कि बच्ची कौन है? नहीं साहब. साहब वो कहाँ मिली वो बच्ची तुम्हें? आगे वो नेशनल स्कूल है ना, उधर ही एक कूड़ादान है, वहीं पे मिली साहब. बच्ची को बहुत ही बुरी तरह पीटा गया है, स्पेशली सर पर. बॉडी पर जगह जगह जलने के निशान है, जैसे सिगरेट बीड़ी वगैरह से जलाया गया. सर पर, चेहरे पर और टांगों पर काटने के निशान है. फिलहाल तो स्टेबल है, लेकिन सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है. कुछ जख्म के निशान पुराने और कुछ नए. जख्म देख के लगता है जैसे 4-5 महीने से टॉर्चर हो रहा है. इतना कुछ होने के बावजूद भी बच्ची जिंदा है. एनीवेज, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा. थैंक यू डॉक्टर. सर वो लड़की, उसकी हार्ट बीट अचानक से बढ़ गई है. चलिए. बचपन, सपनों से भरा उम्र का वो पड़ाव जब उम्मीदों के चश्मे से सारी दुनिया खूबसूरत नजर आती है. बदकिस्मती से कोमल और निष्कपट बच्चे बड़ी आसानी से औरों पर भरोसा कर लेते हैं और उनकी इसी मासूमियत का फायदा उठा कुछ दरिंदे उनका शोषण करते हैं. और कदम कदम पर जोखिम भरे इस वातावरण में माता पिता की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है. जिस वक्त तो बच्ची वहां मिली उस वक्त आसपास कोई था? नहीं साहब, रास्ता पूरा खाली था. सुबह सुबह का टाइम था ना साहब, कोई पण नहीं था उधर. कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों ने उस बच्ची के साथ कुछ किया और डर के मारे हॉस्पिटल ले गए? ऐसा मत बोलो साहब, देवा शपथ साहब, हम लोग ऐसा नहीं करें. तुलसी टेलर, कोल्हापुर. इसे बैग में रखो. साहब हम लोग को एक बेटी थी, बिल्कुल उसके जितनी, 5 साल की थी, मर गई डेंगू से. उसको देखा तो हमें हमारी बेटी की याद आई. अरे कोई बगला इकडे. ये तो हमारी. बस और कुछ नहीं साहब. हमको लगा कि साहब उसको बचाना चाहिए साहब. हमारे बच्चे उसमें देखा हमको. बोल रहे सर, हॉस्पिटल से बच्चे के कपड़े मिले और कपड़े पर किसी तुलसी टेलर, कोल्हापुर का टैग लगा हुआ. सर हो सकता है कि बच्ची कोल्हापुर से ही आई हो. नहीं, कभी तो यही मानकर चलना होगा कि जिस किसी ने बच्ची को वहां छोड़ दिया था उसी ने उसका वो हाल किया हो. मुझे नहीं लगता कि जयवंत और सावित्री ने कुछ किया हो, लेकिन उन पर नजर बनाए रखो. आखिर एक बच्ची इस बुरी हालत में. और कोल्हापुर के उस टेलर शॉप का पता लगाओ, शायद वहीं से कोई लीड मिल सकती है. एक्सक्यूज मी, इस टैग को जानते हैं? हाँ हाँ, ये मेरा ही है. इस बच्ची को जानते हैं? इसी ने फ्रॉक पहना था. नहीं नहीं, मैं नहीं जानता. निकालो सारी रिसिप्ट और चेक करो. हाँ साहब, ये मिल गई. एक ये है और एक ये. ये कपड़ा तो वही है और दोनों में मेजरमेंट भी सेम है और दोनों ही 1 साल के अंदर सिले गए. मैं परी? नहीं नहीं, मैं राजकुमारी. ये डॉक्टर साहब प्लीज.
टीचर थे ना। नर्स मैडम, सब कुछ ठीक तो है ना? 2 दिन हो गए, हम लोग को कोई कुछ बताता ही नहीं है। फक्त एक बार देखने दो ना हम लोग को। तुम दोनों सचमुच को नहीं जानते? नहीं ना हो। उसका परिवार का कुछ पता चला आपको? लड़की कौन है अभी तो यही पता नहीं चला। उसका नाम नहीं मालूम, तो क्या कह के बुलाते हैं उसे? अभी तो बच्चे ही बुलाते हैं। तुम लेकर आए हो तो तुम ही रख दो कोई नाम। रोशनी, रोशनी कह के बुला सकते हैं क्या? ठीक है, तो आज से उसका नाम रोशनी। हो गया नामकरण। हेलो सर, पिछले 1 साल में 2 लोगों ने उस कपड़े से अपनी ड्रेस सिलवाई है। दोनों का एड्रेस मिल गया, हम वहीं जा रहे हैं। यहाँ कोई नहीं रहता साहब, घर 3-4 महीनों से बंद है। इस बच्ची के बारे में जानती हैं? जो यहाँ रहते थे उसकी एक लड़की थी, सना करके। ये वो हो सकती है पर पक्का पता नहीं। इसमें तो चेहरा ही जितना। अच्छा, ये लोग कहाँ गए, कुछ बता सकती हैं? नहीं साहब, पर यहाँ अब्बास और उसकी बाइको मुन्नी रहती थी। उसके 3 बच्चे थे। और हाँ, ये बीच वाली के जैसी दिखती है साहब। अभी कहाँ है? सर, बाप तो पुलिस के डर से गायब है। और माँ, वो तो किसी लायक की नहीं थी। अरे साहब, उसको तो बच्चे संभालना आता ही नहीं था। उसको ऐसा लगता था कि सब उस पर लट्टू हैं। आदमियों के साथ कुछ ज्यादा ही हंसती बोलती थी। अब्बास के गायब होने के बाद साहब, मुन्नी भी घर से गायब है बच्चों के साथ। अच्छा, आपको इनके कुछ रिश्तेदारों के बारे में पता है? रिश्तेदार का तो पता नहीं साहब। हाँ, लेकिन मुन्नी मीरज की थी। वो चंदनवाड़ी में रहती थी, मंदिर के बाजू में। इसे जानते हैं? ये आपकी नवासी सना हो सकती है। नहीं साहब, नहीं जानते। मुन्नी और अब्बास किधर हैं? और उनके बच्चे, पता है कुछ उनके बारे में? संबंध तोड़ दिए थे हमने, सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। दूसरे धर्म में शादी करना हमारे यहाँ नहीं चलता। साहब, सब ठीक तो है ना? कब क्या करने का मेरे को? उसने जो माँ बाप के साथ किया ना, उसका पाप मिल रहा है उसे। 1 साल पहले आई थी मदद की भीख मांगने। क्यों मदद चाहिए थी उसे? अलग होना चाहती थी अब्बास से। रोज मारता पीटता था शराब पीकर। और आपने मदद नहीं की इसकी? क्या करते साहब? पति है, मारता है, इसमें क्या? सिर्फ आप जैसे लोगों के कारण औरतों की हालत है। खैर, मुन्नी अब्बास का कोई कॉल आया या उनके बारे में कुछ पता चले, पुलिस स्टेशन आकर बताइए। मुन्नी की कोई तस्वीर है? कोई फोटो तो ढूंढ के दे देना। फोटो दीजिए। गायकवाड़ साहब, हमें आसपास के एरिया में पूछताछ करनी होगी। हो सकता है कि मुन्नी से रिलेटेड कुछ मिल जाए। साहब, मुन्नी 6 महीने पहले मिली थी। बोली बच्ची को लेके अब्बास के पास जा रही है करके। अब्बास के पीछे? और बाकी 2 बच्चे? वो नहीं मालूम साहब। उसके पीछे पुलिस पड़ी थी, वो रेप केस के मामले में। साहब, मेरी मुन्नी ठीक है ना साहब? सर, मुन्नी के 3 बच्चे हैं, सोनू, सना और जोया। सोनू 7 साल का है, जोया 2 साल की और सना 5 साल की। इसका मतलब जो बच्ची हॉस्पिटल में एडमिटेड है वो सना हो सकती है? हो सकती है सर, क्योंकि कोल्हापुर में मुन्नी के कैरेक्टर पे बहुत सारे लोगों ने उंगलियां उठाई। बट सोचने वाली बात यह है कि अगर मुन्नी कोल्हापुर से है तो सना मुंबई कैसे आई? नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मुन्नी अपने सारे फैमिली को खत्म करके पैसे वैसे लेके भाग गई और ये सना ही है जो बच गई? हो सकता है सर, क्योंकि अब तक के बयान में अब्बास और मुन्नी, इन दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं है। और मुन्नी अब्बास से अलग भी होना चाहती थी। अलग होना चाहती थी अब्बास से। रोज मारता पीटता था शराब पीकर। बट सर, एक बात समझ में नहीं आ रही, अब्बास के कोल्हापुर छोड़ने के बाद मुन्नी और बच्चे उसी के साथ क्यों हो गई? साहब, वो मुन्नी अब्बास के पीछे गई थी साहब। जो आदमी उसको मारपीट करता था, जिससे वो अलग होना चाहती थी, उसी के पास चली गई। अपने हस्बैंड से छुटकारा पाने का मौका उसने खुद ही गवा दिया। मुझे लगता है कि उसने अपनी माँ से झूठ बोला। उसका किसी और आदमी के साथ चक्कर होगा जिसके साथ वो भाग गई है, और अपने बच्चों से छुटकारा पाने के लिए उसने बच्चों को मार दिया।
सर अगर ऐसा हुआ तो और भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बात रोशनी और सना की नहीं है। हमें मुन्नी के बच्चे सही सलामत हैं ये भी देखना है। नहीं, हमें अब्बास को ढूंढ निकालना होगा। कोल्हापुर में एक रेप केस में अक्यूज था ना अब्बास, उसकी फोटो वहीं से मिल जाएगी। क्या सोच रहे हैं सर? अब्बास के साथ एक और बंदा था ना जो अक्यूज था। हाँ सर। कोल्हापुर पुलिस से बात करके उस बंदे से पूछताछ करवाओ, हो सकता है वो जानता हो कि अब्बास कहाँ गया। ओके सर। मेरे को क्या पता वो साला किधर है साहब। अगर पता होता तो पहले पकड़वाता ना उसको। वो तो साहब झूठा है अब्बास, वो मेरे को इधर फंसा के खुद निकल लिया। ठीक है, मत बता, मैं तो सिर्फ तुझे एक चांस दे रहा था। अगर अब्बास को पकड़ने में हमारी मदद करेगा तो कानून से थोड़ा राय मिलेगा तुझे, सजा भी थोड़ी कम हो सकती है। मतलब गारंटी तो नहीं है, लेकिन हो सकता है। आगे तेरी मर्जी। रख रहे इसको। साहब एक मिनट, पूरा पक्का तो नहीं, लेकिन अब्बास की मौसी का बेटा रहता मुंबई में करीब, वो बोलता था कि उसके पास जाएगा। करीब मुंबई और कुछ? और सर ये भी बताया कि करीम लेदर मार्केट में काम करता है। लेदर मार्केट, धारावी। लेकिन काई को सब मैं निर्दोष है सब, मैंने कुछ नहीं किया सब। निर्दोष है तो भाग क्यों रहा था? सब क्योंकि मेरे को लगा वो रेप केस के चक्कर में आप लोग मेरे पीछे आए करके। सब वो सब सुन नहीं किया था सब मैं निर्दोष है सब। वो देख, वो तेरी बेटी सना ही है ना? सब देख गौर से। सब प्लीज मेरे को जाने दो सब। लाइफ में मैंने बहुत बुरा किया है सब, लेकिन इतनी छोटी बच्ची की हालत सब मैंने नहीं किया सब। और सब वैसे भी लड़की का चेहरा कहाँ ठीक से दिख रहा है। ये मेरी बेटी सना मुझे नहीं लगती, मतलब मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता हूँ सब। कांस्टेबल, ब्लड टेस्ट लो इसका। अब डीएनए रिपोर्ट ही बताएगी कि तेरी बेटी सना है या फिर नहीं। लॉकअप में डालो। प्लीज मेरे को जाने दो ना सब प्लीज ना सब। हॉस्पिटल में पड़ी हुई बच्ची को नहीं पहचानता, अपनी बीवी को तो पहचानता ना, ये याद दिलाएं। तो कैसे भूलूंगा साहब, ये बाजार औरत है। नाटक बंद कर। ये मुंबई आए थे ना तेरे से मिलने? ये आई तो थी, लेकिन सब मुझसे मिलने नहीं, किसी और काम से आई थी। किस काम से आई थी? किस काम से आई थी बोल? साहब मुझे मुंबई में आए सिर्फ 2 महीने हुए कि करीम ने मुझे बोला कि चल तुझे घुमा के लाता हूँ, तो वो मुझे रेड लाइट एरिया लेके गया साहब। और उधर देख अब्बास, तो जन्नत में लाया हूँ, जो आइटम पसंद है चला जा। हाय हीरो, इधर आ। क्या अच्छी नहीं लगी क्या मैं तुझे? देखो मेरे से अच्छी कोई मिलेगी भी नहीं। आना, रुक जा जरा, किधर से आ रहा है जाना। दरवाजा खोल। बीवी है मेरी। अरे क्या नाटक है? बीवी है मेरी भाई। नहीं चाहिए मेरे को। तू रेगुलर आता है ना, समझा इसको। चलना है यार, निकलो। तभी मैं सोचूं कि क्या पता है 3 बच्चे भी मेरी है कि किसी और की पैदाइश है सब, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता उसे कुछ भी हो। तेरे अलावा तेरी बीवी और बच्चे को कौन नुकसान पहुंचाएगा? झूठ बोलता है हमसे? नहीं साहब, कौन क्यों और काहे को मारेगा वो लोग को। साहब मैं जब से मुंबई से यहाँ आया हूँ तब से मुझे नहीं पता साहब कि मुन्नी और तीनों बच्चे कहाँ हैं। सच में साहब मुझे कुछ भी नहीं पता। इस औरत को जानती है? ये लड़की मुन्नी है साहब। कहाँ इस वक्त? आंटी लाई थी, फिर लेके चली गई। कहाँ भेज दिया इसे? वो सब मुझे नहीं पता, पर मैंने बात करते हुए सुना था किसी अविनाश के पास भेज रही है। कौन है अविनाश? और तेरी आंटी का नाम क्या है? रजनी देवी साहब। वो घूमती रहती है धंधे के लिए, कभी कोल्हापुर, कभी राजस्थान और कभी गोवा। इस बच्ची को जानती है? ये मुन्नी की बच्ची सना हो सकती है। मुन्नी की बच्ची? साहब मुन्नी को कोई बच्चा नहीं था, वो अकेली थी। मैं जीत गई।
कुछ होगा तो नहीं ना? काय नाही होणार आहे, तू काळजी करू नकोस। मैडम नर्स मैडम, क्या हुआ मैडम? आप तो बोले कि रोशनी एकदम ठीक है, फिर अचानक अभी नहीं। आप बोले थे। ऐसी नाजुक हालत में रोशनी और सना की एक एक सांस किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उसका इलाज कर रहे डॉक्टर, नर्सेज और एक नया जीवन देने वाले सावित्री और जयवंत, देखते ही देखते सभी के दिलों में उसने अपनी एक खास जगह बना ली थी। एक तरफ जहां इतने सारे अनजान लोग उसकी सलामती की दुआ कर रहे थे, वहीं अगर ये बच्ची वाकई में सना थी तो उसके अपनों ने ही उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। इसे वक्त की विडंबना नहीं तो और क्या कहें। क्या रोशनी ही सना थी? अगर हाँ तो कहां थी उसकी मां मुन्नी? कहां थे उसके भाई बहन? क्या वो जीवित थे, सुरक्षित थे या फिर किसी खतरे में थे? सर, ये रजनी ग्रांट रोड में रहती है, धंधा उसका पति संभालता है, कभी कभार ही वहां पे आती है। और सर, पूछताछ से पता चला है कि मुन्नी किसी अविनाश नाम के आदमी के साथ। मैंने बात करते हुए सुना था किसी अविनाश के पास भेज रही है। अविनाश कोई दलाल होगा, कहाँ है वो? सर, कहाँ है और कौन है अभी तक पता नहीं चला। इस रजनी के ग्रैंड रोड वाले घर का सर्च वारंट निकलवाओ और कोना कोना चेक करो, वहां से हमें कोई लीड मिल सकती है जो हमें रजनी या मुन्नी तक पहुंचा सकती है। ओके सर। थोड़ा डाला, कोना कोना छान मारो, एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए। इधर देखो। अडिल। जी सर। ये सिम कार्ड बोलो, इसके रिकॉर्ड्स निकलवाओ। रजनी देवी के घर से मिले सिम कार्ड के कॉल रिकॉर्ड्स। सर, इसमें अविनाश का नंबर भी है और ये राजस्थान का नंबर बता रहा है। सर, लोकेशन ट्रेस की तिजारा जिले का बागोर गांव बता रहा है। नाइक, लोकल पुलिस से कांटेक्ट करके अविनाश के ट्रायंगुलेशन डिटेल्स उनको दो, हमें आज ही राजस्थान के लिए निकलना होगा। ओके सर। बाल कहाँ है मुन्नी? धंधे के लिए नहीं भेजा साहब, धंधे के लिए नहीं भेजा साहब, पैसे लिए साहब मैंने, लेकिन साहब शादी करवाने के लिए साहब मैंने। शादी? हाँ साहब, शादी साहब, वो गांव में छोले काम है साहब, और शादी के लिए लड़के ज्यादा, तो साहब बहुत बार दूसरे गांव से लड़कियां खरीदनी पड़ती साहब शादी के लिए। सच्ची साहब, झूठ नहीं बोल रहा साहब। किसे बेचा? क्या साहब? किसे बेचा मुन्नी को? भुवन सिंह साहब, साहब मेरा चचेरा भाई है साहब, 3 लाख रुपए लिए सब मुन्नी के लिए, सब वो बागोर में रहता साहब। नाइक, इस मामले की जांच पुलिस को मुंबई से कोल्हापुर और अब राजस्थान तक ले आई थी। पुलिस को एक अहम बढ़त हासिल हुई थी, अविनाश पकड़ा गया था। अब उसके जरिए वो जल्द ही मुन्नी तक पहुंचने वाले थे। पुलिस? क्या हुआ सर? भुवन सिंह जी, मैं ही भुवन सिंह हूँ। मुन्नी को बुलाओ। मुन्नी? मुन्नी नाम का यहाँ कोई नहीं रहा। अच्छा, तेरे घर जरा अंदर से देख लेते हैं, अगर मुन्नी अंदर हुई तो लंबे टाइम के लिए अंदर जाएगा। बुलाता हूँ सर। मुन्नी, मेरठ से कोल्हापुर, कोल्हापुर से मुंबई, मुंबई से यहाँ राजस्थान, काफी लंबा सफर तय किया तुमने। सना तुम्हारी बेटी है ना? ये हमें मुंबई के एक कूड़ेदान में मिली थी, बुरी हालत में। क्या हो गया? यही तो हम तुमसे पूछने आए। सोनू और जोया कहाँ हैं? या उन्हें भी मार दिया? मैं क्यों मारूंगी? मैं तो इतने महीनों से मैं खुद उनके बारे में सोच रही हूँ कि कहाँ होंगे, कैसे होंगे। उस घटिया औरत ने मुझे मेरे बच्चों से दूर किया। कौन सी घटिया औरत? वो रजनी, धंधा करती है वो, मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी और अब मेरे बच्चों को मुझसे छीन लिया। साहब, अब्बास मेरा पति,
बहुत मारता था मेरे को। अब्बास पुलिस के डर से घर से भाग गया था साहब, तभी साहब पे सुमित से मिली। हाँ हाँ मैं आ जाऊंगा। थैंक यू सर, रखता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत ज़रूरी कॉल करनी थी, आपने फ़ोन ना दिया होता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। थैंक यू। बहुत अच्छा था वो, प्यार से बात करता था, हम सबकी फिक्र करता था वो, मेरे बच्चों की, बिल्कुल जैसे उसी के बच्चे हो। फिर सुमित ने सांगली में मुझे अपनी बहन से मिलाया, रजनी से। वाह सुमित, बड़ी अच्छी किस्मत है तेरी जो इतनी सुंदर लड़की मिली। चलेगी ना मुंबई? लेकिन बच्चे? बच्चों को एक हफ्ते बाद ले जाएंगे। अरे लक्ष्मी है ना, दीदी की बेटी, वो संभाल देगी, टेंशन ना लो। मुंबई जाकर भाड़े पे खोली ले लेंगे, उसके बाद बच्चों को बुला लेंगे और इसी बहाने हमें थोड़ा समय भी मिल जाएगा अकेले बिताने के लिए, हनीमून। मुझे लगा मुंबई जाके मेरे बच्चों का सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन मुंबई पहुंचते ही सुमित को काम से बाहर जाना पड़ा और फिर आया ही नहीं वो। मैं बिना मेरे बच्चों के, बिना पैसों के अकेली थी रजनी के साथ। मुझे समझ में आ गया सर कि मैं फंस गई हूँ और फिर रजनी ने भी अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। पहले उसने प्यार से मनाने की कोशिश की, फिर धमकी दी और फिर जबरदस्ती करना शुरू कर दी। उसने सब मुझे बेच दिया, मैंने शादी करवा दी भुवन से झूठ बोलकर कि मैं कुंवारी हूँ। बंद कर ये रोना धोना, धंधा नहीं करना था तो मत कर, लेकिन बीवी बन के तो रहे। तेरे बच्चों को भी भेज दूंगी तेरे पास कुछ दिनों, लेकिन एक बात याद रखना, तेरे पास से कोई शिकायत आई ना तो काट डालूंगी तेरे बच्चों को, समझी? सिर्फ मैं अपने बच्चों के लिए चुप रही, लेकिन जब 3 महीने हो गए और ना मेरे बच्चे आए और ना रजनी और ना विना, फिर मजबूर होके मैंने भुवन को सब कुछ बताया, ये सोचकर कि शायद वो मेरी मदद करेगा, लेकिन मैं गलत थी सर। उसने तो मुझे खोली में बंद करके रख दिया। मैं क्या करती? आपको क्या लगता है सर, मुन्नी सच बोल रही है? झूठ बोलने की कोई सब्सटेंशियल वजह अभी तो नहीं दिख रही उसके पास। नाइक, अगर मुन्नी राजस्थान में ही थी, सना के साथ उसने ये सब नहीं किया। उसने गलत फैसले लिए, लेकिन अपने बच्चों की भलाई की बिना डरे उसने भुवन को सब कुछ बता दिया, सिर्फ अपने बच्चों को। मुझे नहीं लगता कि वो अपने बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। सर सना का ये केस ह्यूमन ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन का केस बनता जा रहा है। रजनी और सुमित को पकड़ना होगा नाइक। मुझे लगता है कि सना के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें इनका हाथ है, और हो सकता है सर इस उम्मीद में बाकी के खोए हुए बच्चे भी मिल जाएं। अगर जिंदा हुए तो। एक बच्ची तो वैसे जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रही है। कौन है तू? यहाँ क्या कर रही है? वो बच्ची को देख रही थी। देख लिया ना, चल जा। एक और रोशनी मौत से लड़ रही थी, पर उसकी हिम्मत देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मौत से नहीं, मानो वो अपने साथ हुए हर अत्याचार का मुंह तोड़ जवाब दे रही हो। और दूसरी तरफ थी रोशनी पर नजर रख रही वो अपरिचित लड़की। वहीं मुन्नी के बयान के बाद पुलिस ने अपनी जांच कुख्यात रजनी देवी की खोज पर केंद्रित कर दी, और पुलिस के इस काम को अंजाम देने में उनकी मदद करने वाला था अविनाश, रजनी का सहायक, जो कि राजस्थान में पकड़ा गया था। मुझे क्यों मार रहे हो साहब? मैंने तो मुन्नी को हाथ तक नहीं लगाया साहब, मैंने तो उसके भले के लिए शादी करवाई साहब। उसके भले के लिए या फिर पैसे लेकर अपने भले के लिए? मुन्नी के बाकी के 2 बच्चे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता साहब, मैं तो उससे मिला भी नहीं साहब, सच्ची बोल रहा हूँ साहब। सुमित का सर जी मुझे नहीं पता साहब, वो लोग सब मुंबई में होंगे सर, मैं नहीं मुंबई गया साहब। सर रजनी का जो उसने नंबर दिया था वो डीएक्टिवेट है। क्या रे? सब मुझे नहीं मालूम साहब, सब वो नंबर बदलते रहती साहब। ठीक है, इसको ये रहने दो, खाना पीना मत देना, सोना भी मत देना। जब लॉकअप के चूहे परेशान करेंगे
शायद याद आ जाएगा। साहब लॉज साहब, वो जेपी लॉज में अक्सर रुकती है साहब, आपको वहीं से उसका नंबर मिल जाएगा साहब। सच्ची बोल रहा साहब इस बार में। सर लॉज के रजिस्टर से एक नंबर मिला है, एक्टिव भी है और लोकेशन मुंबई बता रहा है। सर ये रजनी बड़ी शातिर लगती है, अगर मुंबई में भनक हो गई कि हम उसे ढूंढ रहे हैं तो इस बार फिर से हाथ से निकल जाएगी। नहीं नायक, अब तक वो औरों को फंसा दी रही है, अब उसके फंसने का टाइम आ गया। अविनाश का मोबाइल लेकर आओ। हेलो हेलो रजनी आंटी कैसी हैं आप? मैं अविनाश बोल रहा हूँ। वो बहुत दिनों से आपसे बात नहीं की ना, तो वो तुझे मेरा नंबर किसने दिया? वो लॉज से, वो है ना धनसुख भाई, उनसे लिया। आपका नंबर लग नहीं रहा था ना। काम बोल काम। दो बहनें, एक 18 की है और एक 20 की है, देखने में एकदम A1 है, समझ रहे हो ना आप? चल डन, परसों में लॉज के बाहर 5:30 बजे। ठीक है आंटी। अरे अविनाश खड़ा क्या है? बैग पकड़ मेरा। इस सब की कोई जरूरत नहीं है, वापस मुंबई जाने का टाइम आ गया, चलो। अरे लेकिन आप सब सुनिए तो मेरी बात सुनिए। सब और मत मारो, सब मत मारो, सब हार्ट का प्रॉब्लम है, सब फालतू में मर जाऊंगी। कुछ नहीं होगा तेरे दिल को, पत्थर का दिल है तेरा। इतनी सारी जिंदगियां बर्बाद कर दी, कुछ हुआ? मुन्नी के बच्चे का, सोनू, सना और सोया। साहब मेरे पास 2 ही बच्चे थे, एक वो लड़का और एक वो सबसे छोटी वाली जोया। साहब मैं तो बिजनेस के लिए बाहर जाती थी, वो प्रोमिला को रखा था साहब उनकी देखभाल के लिए। टांगली से बच्चों को मुंबई ले जाकर खिला पिला रही थी, बेचना चाहती थी ना उन्हें? हाँ साहब, पर साहब कसम से मेरे को नहीं पता वो बच्चे कहाँ हैं। मैं बाहर गई थी, भोपाल गई, उसके बाद कोल्हापुर, फिर वहां से गोवा। वहां से मैंने प्रोमिला को फोन भी किया था साहब, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही थी। फिर मैंने एक आदमी को भेज के घर में दिखवाया, वो बोला कि घर लॉक्ड है। मेरे को नहीं पता। सोनू और जोया तेरे पास, सना का हाथ से निकल गई साहब। वो पार्टनर हरामी निकला, धोखा दे गया, लेके चला गया सना को साहब। सुमित की बात कर? हाँ साहब। कहाँ है वो? मेरे को नहीं पता, जब से उसने दगा दिया ना तब से मेरी बात ही नहीं हुई उससे। साला फोन नंबर भी बदल लिया उसने। बस साहब। क्या पता किस चीज की बनी है वैन। अच्छा है कि हार नहीं मानती। ए ताई देख, डॉक्टर आ रहे हैं, ठीक से बात कर। हाँ डॉक्टर साहब। कहिए, क्या बात है? वो रोशनी जब ठीक हो जाएगी तो हम लोग उसे ले जा सकते हैं क्या? ऐसा नहीं डॉक्टर साहब, बराबर गोद लेके कानूनी कार्रवाई करके ऐसा। देखिए, ये कस्टडी मैटर है और हॉस्पिटल इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। और जहां तक मुझे पता चला है, बच्ची के माँ बाप शायद जिंदा है। आपको ये मामला उन्हीं के साथ सुलझाना होगा। जहां एक तरफ अनेकों निसंतान दंपत्ति रोज बच्चे की चाह में दुआ करते हैं, वहीं कुछ लोग अपने बच्चे होने के बावजूद उनकी उपेक्षा करते हैं। ये केस इतना संगीन था कि जल्द ही मीडिया की सुर्खी बन गया। हॉस्पिटल में मौत से जूझती इस मासूम बच्ची को देखकर लोगों का दिल संवेदना से भर गया और जल्द ही उसकी सलामती की दुआ करते हुए लोगों ने भारी मात्रा में तोहफे और खत भेजने शुरू किए। उसके इलाज के खर्च के लिए चंदा इकट्ठा किया जाने लगा और कई लोगों ने उसे गोद लेने की भी इच्छा व्यक्त की। सना की पहचान अब सभी के सामने थी, पर फिर भी वो लोगों के लिए रोशनी थी। रोशनी संघर्ष की, रोशनी उम्मीद की, रोशनी जीवन की। प्रोमिला दत्ता, जोया और सोनू कहाँ हैं? पकड़ो इसे। सर मेरे को नहीं मालूम। नहीं सर मैं बताती है सर मैंने सोनू को बेच दिया। किसको बेचा और किधर बेचा? वो नदीम ने बोला कि वो सब कुछ कर देगा
हम कुछ नहीं जानते, हमको सिर्फ अपने पैसे से मतलब था और नहीं मालूम हमको। ये नदीम कौन है और कहाँ मिलेगा? सर ये सब्जी बेचता है, वो ग्रांड रोड वाला घर है ना रजनी का, वो उसी के पास। वो लोग बच्चों से भीख मंगवाता है साहब, हमेशा डिमांड अच्छी रहती है बच्चों की। किसको बेचा? 1 लाख को। नवी मुंबई में वो भीख मंगों की रैकेट चलाता है। मेरे को अच्छा भाव मिल रहा था तो बेच दिया। बच्चे क्या सब्जी तरकारी है जो अच्छा भाव मिल रहा था तो बेच दिया? तो लंबे टाइम के लिए अंदर जाएगा, लेकिन उसके पहले तू हमें 1 लाख तक पहुंचाएगा, समझा? सना और सुमित किधर है? सना सर वो छोटी बच्ची ना 5 साल की बीच वाली, सोनू की बहन। हाँ वही। रजनी जब वो लोग के लेके आई तब देखा था मैंने उसको। मैंने प्रोमिला को बोला था तीनों को बेच देंगे, लेकिन बाद में पता चला सुमित तो बीच वाली को उठा के भाग गया। बाद में एक दिन मेरे को वो छोकरी राजा के साथ दिखी। राजा कौन? सर वो टैक्सी चलाता है, वो धंधे वाले को घुमाता है सर। वो माहिम, वली बीच, प्रवादी बीच में। मैंने सुना था वो भी बेचने वाला है छोकरी को कहीं पे। एक लाख, चल पुलिस स्टेशन, पकड़ो इसे। सर सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं। आज से सोनू और जोया दोनों ही एनजीओ में रहेंगे। ओके सर। सना हमारे पास ही थी कुछ दिन के वास्ते, गोद लेने वाले थे हम उसको। हमारा कोई बच्चा नहीं है ना। तुम जानती हो तुम्हारा पति क्या काम करता है? धंधा करने वाली औरतों को अपनी टैक्सी में घुमाता है, पिकअप एंड ड्रॉप। उसका किस किस से कनेक्शन है ये सब हम जानते हैं, इसलिए हमें ये मत बताओ कि वो सना को घर गोद लेने के इरादे से लाया था। नहीं साहब, ये सच नहीं है, कसम से। उसने मुझे यही बोला और तभी तो मैं बहुत खुश थी। फिर क्या हुआ सना को? साहब मुझे कुछ नहीं मालूम। जैसे मुझे पता चला कि राजा का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, मैं उसे छोड़ अपनी अम्मी अब्बू के पास मुमरा लौट गई। सना को भी वही छोड़ दिया। मतलब तुम्हें नहीं मालूम कि सना कहाँ है? टीवी वगैरह नहीं देखती तुम? मुंबई सेंट्रल हॉस्पिटल में एक बच्ची है, जानती हो इसके बारे में? ये सना है? किसने किया ये? हमें लगा तुम्हें पता होगा, आखिर तुम ही छोड़ के गई थी ना उसे राजा के पास। ठीक है जाओ। सर मुझे लगता है कि वाकई राजा पे भरोसा कर बैठी थी कि वो सना को गोद लेने के लिए लाया। बच्ची के बिकने तक घर पे जो रखना था, इसके लिए ये बहाना बनाया होगा। सर राजा की बीवी को पता नहीं कि वो कहाँ है, टैक्सी भी कई दिनों से बंद है, फोन भी बंद है। सर पता करता हूँ इस राजा के बारे में। अपुन से ड्राइवर से दूर रहता साहब, जो धंधा करने वाली औरतों को अपनी गाड़ियों में घुमाते हैं। राजा को जानता है? पता है ना साहब, राजा भाई वडाला के रहमानी चाल में तो रहता है। रहमानी चौल? वो तो साइन में रहता है। क्या बात कर रहे हैं, मैंने खुद उनकी टैक्सी बना के छोड़ के आया है। एड्रेस बता सकता है कहाँ छोड़ा था? हाँ बता सकता है ना साहब। चल। नहीं चल अंदर, वर्दी पकड़। सर ये देखिए, ऐसा लग रहा है बाथरूम में किसी ने खून धोने की कोशिश की है। सर बच्चे के कुछ कपड़े मिले हैं। आप में से किसी को पता है कि राजा किधर है? साहब काफी टाइम हो गया उसे देखे हुए। किसी छोटी बच्ची को यहाँ देखा है? 5-6 साल की, सना नाम है उसका। 5-6 साल तो नहीं साहब, लेकिन 15-16 साल की एक लड़की आती जाती थी यहाँ। और साहब शायद वो इधर ही रहती थी। चेहरा देखा है उसका? ब्यौरा दे सकते हो? हाँ साहब देखा ना। नहीं, स्केच आर्टिस्ट को बोलो और ये कमरा सील करवा के फॉरेंसिक टीम को बोलो। ओके सर। सर ये फॉरेंसिक रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के हिसाब से सना उस दिन रूम में ही थी, बाथरूम में गिरा खून सना का ही है। नहीं कि 15 साल की लड़की, ये है कौन? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि बीवी के जाने के बाद सना को इस लड़की के पास राजा ने छोड़ा?
लेकिन वो सना को बेच के पैसे कमाना चाहता था। ऐसे ही सना को किसी लड़की के पास छोड़ देगा। हाँ, अगर वो इस लड़की पे बहुत ज्यादा भरोसा करता हो तब तो पॉसिबल है। सर फिलहाल हम इस लड़की के बारे में पूछताछ कर रहे हैं, उम्मीद है जल्दी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। रुक, कौन है तू? वो न्यूज़ में इस बच्चे के बारे में देखा था और मैं इधर आई थी तो सोचा एक बार उसे देख लूं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से परमिशन लेकर आने का। ये लड़की ठीक तो हो जाएगी ना? क्या मालूम, सब ऊपर वाले के हाथ में। अच्छा चल तू चल यहाँ से। सर, कांस्टेबल नायडू को रहमानी चौल में तैनात किया था, पर उस लड़की पर कोई अपडेट नहीं मिली। और सर राजा के घर के पास वाले एरिया से एक खबरी ने कांटेक्ट किया है। राजा वहां खड़ी अपनी टैक्सी को लेने आया था। धारावी में कोई गैरेज है, वहां पे रिपेयर करवाने ले गया। ज्यादा मत कर, हवा और ऑयल डाल दे बस। ये ब्रेक ऑयल भी चेक कर लीजिए जरा एक बार यार। जल्दी करना फटाफट यार, फालतू टाइम खोटी करता है। राजा ना? अरे साहब क्या हुआ? साहब मैंने किया साहब, मैंने किया साहब। अरे साहब, अरे मैंने किया यार। सना को कभी हाथ नहीं लगाया साहब, बेटी की तरह प्यार किया, उसको गोद लेने वाला था। साहब प्लीज मत मारो साहब, माफ कर दो साहब, प्लीज माफ कर दो। क्यों झूठ बोल रहा है? हम जानते हैं तू बच्ची को बेचने वाला था। हाँ साहब, बेचने वाला था उसको मैं, उसी से तो पैसे मिलने वाले थे मुझको। कुछ किया ही नहीं तो भाग क्यों रहा था? अरे साहब कर्जा था मेरे पे, घूरने पड़े थे मेरे पीछे। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए मैंने एक बड़ी मालदार पार्टी को पटाया। वो सना को खरीदने के लिए रेडी हो गया था। और जैसे ही मैं सना को अपनी कोली में लेने पहुंचा, वो ना तो सना थी और ना ही गुड़िया। ये गुड़िया? हाँ साहब, यही गुड़िया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब अभी तक तो ठीक थी वो। सावित्री, सावित्री, अरे संभाल अपने आप को, रोडो नको, रोडो नको। बोल रहे सर, वो सना सर शी इज नो मोर। सर एक कार्डियक अरेस्ट है और इस बार वो बच नहीं पाई। इस न्यूज को बाहर फैलने मत देना। ओके सर। क्या हुआ सावंत? सर ये 15-16 साल की लड़की, एक हॉस्पिटल में भी सर एक 15-16 साल की लड़की आती है, बार बार सर आती है। मैंने खुद 2-3 बार उसे देखा है सर, यहाँ आने से पहले भी वो मुझे दिखी थी। सर आपको लगता है वो लड़की आएगी? जरूर आएगी सावन, नजर रखो। अगर उस लड़की को सर पता चल गया हो तो? नहीं हो सकता, क्योंकि मीडिया में अभी तक ये खबर छपी नहीं है और उसे पता है कि सना की हालत काफी क्रिटिकल है। तुम वहां नजर रखो, मैं इधर हूं। जी सर। लड़की कैसी है? अच्छी है, बहुत अच्छी है। गुड़िया पकड़ो इसे। कोई फायदा नहीं, तनाव नहीं रही, ले चलो। बहुत टाइम बाद सब कुछ ठीक हो रहा था साहब। मेरे को मेरी फैमिली मिलने वाली थी, मैं, राजू, सना। उसने मेरे से वादा किया था कि वो मेरे से शादी मनाएगा, लेकिन फिर वो चला गया, 1 महीने तक नहीं लौटा। बोला था कि उसके पीछे गुंडे पड़े हुए, कर्जा था उसके ऊपर साहब, और इसीलिए वो पैसे जमा कर रहा था। उसी ने कहा था कि सना का ध्यान रखना। मेरे को अच्छी लगती थी।
बाद में मैं बहुत डर गई साहब। राजू को ढूंढते हुए कुछ गुंडे आए थे, उन्होंने मुझे भी धमकी दी थी। मेरे को लगा कि राजू मेरे को धोखा दे के भाग गया, उसने मेरा फायदा उठाया। मुझे गुस्सा आ गया और ऊपर से सना उसे खांसी बुखार था, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, रोई जा रही थी। उसके बाद मैंने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। कसम से साहब, कसम से मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, गलती से हो गया मुझसे। वो तो मैंने खबर छपी हुई देखी, इसीलिए मैं उसे हॉस्पिटल में मिलने आई थी। साहब मैं उसको मारना नहीं चाहती थी, अच्छी लगती थी मेरे को, वो बहुत अच्छी थी वो। इस मामले में जांच द्वारा आखिरकार पुलिस ने 10 लोगों को देह व्यापार, बाल शोषण तथा अन्य आरोपों में गिरफ्तार किया। मुन्नी और गुड़िया दोनों की ही बर्बादी का कारण बनी उनकी एक खुशहाल परिवार की चाह, और हसरतों के इस उलझे खेल का शिकार बन बैठी मासूम सना उर्फ रोशनी। लालच, वासना और पैसे के इस जाल में कोई एक या दो लोग गुनहगार नहीं थे। इन सब के साथ गुनहगार था वो समाज जो गरीबी में जीते इस तबके से मुंह मोड़कर उनकी उपेक्षा करता है। सुनिए, उठिए ना, 4 बज गए। क्या मुसीबत है, ठीक से सोने भी नहीं मिलता। अरे सुनना बुढ़ाऊ, अगर नहीं देखेगा तो रोज कचरा साफ करना पड़ेगा। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन अभी नहीं गया। कहते हैं कि इंसान की पहचान उसके व्यक्तित्व और उसके विचारों से ही होनी चाहिए, ना कि इस बात से कि वो कौन है, कहाँ का रहने वाला है, किसका बेटा है, किसका भाई है या किसकी बहन है। दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता होता है इंसानियत का, और इंसानियत ही हम सब की पहचान है। सुनिए, ये लीजिए टिफिन। आप कुछ करते क्यों नहीं? आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? हम चाहे कुछ भी कर लें, हमारी किस्मत बदलने वाली नहीं है। तो कहाँ जा रही हो सुमेधा? इससे कहीं बाहर मत जाने दो। लेकिन पापा। लेकिन कुछ नहीं, हम जो कह रहे हैं वो सुनो। रोज कोई ना कोई तमाशा होता है, कोई नया झमेला नहीं चाहते। मम्मी, पापा को समझाओ ना, हम कब तक लोगों से डर कर ऐसे घर में कैद होकर रहेंगे? तेरे पापा ने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है, जो तेरे पापा बोलेंगे वही इस घर में होगा। हे भगवान, टिफिन। अरे सुनिए तो सही। अरे अच्छा मम्मी, हम चलते हैं। तुझे तेरे पापा ने मना किया ना कहीं जाने के लिए? सुमेधा, सुमेधा। क्या हुआ माँ? पापा टिफिन ले जाना भूल गए क्या? हाँ बेटा। कोई बात नहीं, आप हमें दे दो, हम कोचिंग सेंटर जाते हुए पापा को दे देंगे।
तुम यहाँ क्यों आई? पापा टिफिन ले जाना भूल गए थे, वही देने आई। तो हमें फोन करके बाहर बुला लेती। अब तो हम आ गए ना, आप खाना टाइम पे खा लेना, हम चलते हैं। ब्रज किशोर जी, ये आपकी बड़ी बेटी थी ना? काफी बड़ी हो गई है। हमारा मतलब लड़की की शादी समय रहते कर देना चाहिए। देखिए मिश्रा जी, हमें अपनी बेटी की आपसे ज्यादा फिक्र है। आप अपना काम कीजिए, हमें अपना करने दीजिए। अरे आप तो बुरा मान गए। हम कह रहे थे कि हमारे मौसेरे भाई का लड़का भी शादी लायक हो गया है। आप कहें तो रिश्ते की बात चलाऊं? हमें मैनेजर साहब से काम है सारा। घर के आंगन में तुलसी का पौधा होना बहुत शुभ माना जाता है ना? आप गौड़ ब्राह्मण हो? जी हम भी गौड़ ब्राह्मण ही हैं। हमारे बहन का बेटा बड़ी कंपनी में मैनेजर है। कहो तो आपकी बड़ी बेटी रोहिणी, उसकी शादी के लिए वहाँ पे बात चलाऊं? अभी हम उसकी शादी नहीं करना चाहते। क्यों? इस क्यों का जवाब तो इस पूरे मोहल्ले को नहीं मिला आज तक। तुम इस मोहल्ले में नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता। कहीं इनकी लड़कियों में खोट वोट तो नहीं है? हाँ खोट ही होगा, तभी तो इनकी दोनों बेटियां बैठी हुई हैं अभी तक। हमारे समाज में शादी को बहुत अहम माना जाता है, और जब एक उम्र के बाद किसी लड़की की शादी नहीं होती तो संकुचित मानसिकता के लोग इसके अलग मतलब निकालने लगते हैं। ब्रिज किशोर का परिवार भी लोगों की ऐसी छींटाकशी झेल रहा था, क्योंकि परिवार की दोनों बेटियों रोहिणी और सुमेधा की अब तक शादी नहीं हुई थी। माता पिता दोनों बेटियों के लिए आए कई रिश्ते ठुकरा चुके थे। इसकी वजह तो फिलहाल साफ नहीं थी, लेकिन यह साफ था कि ब्रिज किशोर का परिवार रोजाना कई ज्यादतियां सह रहा था, पर इसके बावजूद वो गलत के खिलाफ आवाज उठाने से परहेज कर रहे थे। कहते हैं कि गलत करना तो बुरा होता ही है, लेकिन गलत सहकर खामोश रहना नई मुसीबतों को न्योता देने जैसा होता है। अब सुनिए, आज आप रहने दीजिए, हम साफ कर देते हैं। नहीं, तुम रहने दो, मैं कर लूंगा। कौन है? पुलिस, दरवाजा खोलिए। पुलिस? अभी? क्या बात है सर? ब्रिज किशोर जी हमारे साथ आइए। आपके पड़ोसियों ने हमें फोन किया था कि आपके घर के पास से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही है। जब यहाँ आके देखा तो कुत्ते ये गड्ढा खोद रहे थे और गड्ढे में से इस बच्चे की लाश मिली। किसका बच्चा है ये? आप क्या बोल रहे हैं सर? हमें नहीं मालूम ये किसका बच्चा है सर। लेकिन बच्चे की लाश आपके घर के पास से मिली है। बच्चे को मार के यहाँ क्यों गाड़ा? हमने नहीं मारा इसे सर, हम इस बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानते। हम सच कह रहे हैं सर, कोई हमें फंसाना चाहता है। आप आइए सर हमारे साथ, हम आपको कुछ और दिखाते हैं। आइए आइए सर, आइए यहाँ आइए। ये हमारा स्कूटर देखिए सर, इस पर जो कुछ जनाब जनाब लिखा हुआ है ये सब हमारे पड़ोसियों ने लिखा हुआ है सर। इसी तरह हमें सताते रहते हैं। और आपने कचरा देखा होगा ना, आइए सर यहाँ आइए, ये देखिए कितना कचरा है सर। ये देखिए सर, रोज कोई हमारे घर के बाहर ये कचरा फेंक कर जाता है। हम आपसे कह रहे हैं सर, कोई हमें फंसाना चाहता है। लेकिन आप किसकी बात कर रहे हैं? कोई नाम तो बताइए, कौन है जो आपको फंसाना चाहता है? सर एक खुद तो बताएं, यहाँ तो सभी लोग हमसे चिढ़ते हैं। देखिए अगर आप लोग कुछ छुपा रहे हैं तो बता दीजिए, वरना आगे जाकर आप लोगों की मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। नहीं सर, हम आपसे कुछ नहीं छिपा रहे। ठीक है, तो जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता आप लोग शहर छोड़कर नहीं जाएंगे। बच्चे की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ।
और फॉरेंसिक टीम से कहना कि बच्चे की बॉडी पे जो मिट्टी है उसका सॉइल टेस्ट करवाएं। उससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि बच्चे की बॉडी को कहीं और से लाकर यहाँ गाड़ा गया या फिर यही मार के दफनाया गया। और सुबह होते ही इनके बाकी पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं, देखते हैं पड़ोसी इस परिवार के बारे में क्या कहते हैं। सर हमसे क्या, पूरे मोहल्ले में किसी से नहीं बनती है इनकी। बड़े अकड़ू लोग हैं, सीधे मुंह बात ही नहीं करते किसी से। इनके घर के पास जिस बच्चे की लाश मिली वो बच्चा किसका हो सकता है? उस बच्चे के बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन उनकी जो लड़कियां हैं जिनकी वो शादी ही नहीं करते। क्यों? होगा कुछ उनका चक्कर वक्कर। तो आपके कहने का मतलब है कि जिस बच्चे की लाश मिली वो उन 2 बेटियों में से किसी का हो सकता है? नहीं नहीं सर, इनकी बेटियां पेट से नहीं हो सकती। अगर पेट से होती तो छिपाते कैसे ये? सर, ब्रिज किशोर के घर के पास जिस बच्चे की लाश मिली वो 1 से 2 महीने का होगा। अगर ये बच्चा अनवांटेड था तो मामला 8-10 महीने पुराना रहा होगा। ब्रिज किशोर के पड़ोसियों का कहना है कि ये फैमिली अपनी दोनों बेटियों की शादी करवाने में इंटरेस्टेड नहीं रही। अगर इस बच्चे का डीएनए इन दोनों लड़कियों से मैच करवा के देखा जाए तो? नहीं सिन्हा, जब तक कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना हो कोर्ट भी उन लड़कियों का डीएनए टेस्ट करवाने की परमिशन नहीं देगा, क्योंकि ऐसे केसेस में लड़कियां अगर इनोसेंट भी हों तो भी सोशली एक्यूज समझी जाती हैं, जो कि एथिकली करेक्ट नहीं है। फिलहाल तुम इस फैमिली पर नजर रखो, उनसे जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन निकालो, देखो शायद कोई क्लू मिले। और ये भी पता करना है कि इस मोहल्ले में कोई ऐसा है क्या जो इस फैमिली को बदनाम करने के लिए ऐसा कोई कांड करे। तब तक मैं ब्रिज किशोर के ऑफिस होके आता हूँ। सर सुनिए, भगवान पे भरोसा रखिए। जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो हमें क्यों कोई फंसाएगा? तुम जानते नहीं हो वसु, ये पुलिस के चक्कर बड़े बुरे होते हैं। और इसी डर से आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की, लेकिन अब हमें समझ में आया कभी कभी ज्यादा सहन शक्ति ना मुसीबत का घर बन जाता है। पता नहीं भगवान हमसे कौन से जन्म का बदला ले रहा है। ब्रिज किशोर जी इस ऑफिस के अंदर 3 बातों के लिए बहुत मशहूर हैं। एक तो ये कि वो कभी लेट नहीं आते, और दूसरे वो कभी रिश्वत भी नहीं लेते। लेकिन तीसरी बात उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी हुई है सर। कैसी बात? सर, वो अपनी बेटियों की शादी ही नहीं करना चाहते। क्यों? सर, हर किसी को अलग अलग रीजन बताते हैं। किसी से कहते हैं कि भाई बेटियों को खूब पढ़ाना है, उन्हें काबिल बनाना है, तो किसी से कहते हैं कि भाई मेरी बेटियों के मुकाबले कोई लड़का पैदा हुआ है। भाई भला ये भी कोई बात हुई? लखनऊ के मुख्य सचिवालय में एक अधिकारी हैं अरुण तिवारी, मेरा दूर का भतीजा है। उसका रिश्ता लाया था, मना कर दिया। ये सब फोटो हमें मत दिखाइए शुक्ला जी, हमें इससे अपनी बेटी की शादी नहीं करवानी। तो फिर किससे करवाओगे? डेंटिस्ट से, साइंटिस्ट से, नेता से या अभिनेता से? अरे ब्रिज भाई, हम आपका मान करके लड़के दिखाते हैं और आप हैं कि एकदम से मना कर देते हैं। इतना ही बुरा लगता है तो आप रिश्ते लाते क्यों हैं? हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बेटियों की शादी ना करने के पीछे ब्रिज किशोर जी की दुविधा क्या है। अभी कुछ दिन पहले मिश्रा जी एक रिश्ता लाए थे, ठुकरा दिया। सर, हमें तो लगता है उनकी बेटियों में ही कोई खोट है। सर, ब्रिज किशोर के अड़ोस पड़ोस वालों को तो मैं नहीं जानता, लेकिन मोहल्ले के कुछ लड़के हैं, उनकी बेटियों को अक्सर परेशान करते रहते हैं। हेलो मैडम। नमस्ते। अरे सुनो ना। रुकिए तो मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? अरे मोहब्बत ना सही तो मुकदमा ही कर दे। तारीख दर तारीख मुलाकात तो होती है। वाह वाह पिंटू भाई, तुम सबको तारीख दिलवा। चलो, तुम में से कौन ब्रिज किशोर की बेटियों के साथ छेड़छाड़ करता है? साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। सब ये जो भी किया है साहब, ये मोनू और पिंटू ने किया है। हम तो बस इनके साथ बैठ जाते थे साहब। मानते हैं कि ब्रिज जी के घर के आगे कचरा हम फेंकते हैं साहब, लेकिन उनके घर में कोई बच्चा नहीं गाड़ा हमने साहब। सिन्हा,
हमने कोई बच्चा नहीं गाड़ा साहब, हमारा यकीन कीजिए सर। तुमने नहीं गाड़ा तो किसने गाड़ा? सर वो हमें नहीं पता, हम तो सिर्फ उस रात भी कचरा ही फेंकने गए थे। और कचरा क्यों फेंकते थे उनके घर के सामने? क्योंकि सर एक बार उनकी दोनों बेटियों ने सबके सामने हमारी इज्जत का कचरा किया था साहब। हाय रे तेरे नखरे, हाय रे तेरी स्टाइल, कभी हमें भी मैसेज कर दिया करो, हमारे पास भी है मोबाइल। वाह वाह क्या बात है दिलीप भाई। सुमेधा, सुमेधा, सुमेधा छोड़ो उन्हें, चल। हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है सर, लेकिन उनकी दोनों बेटियां भी कम नहीं है सर, और उनका बाप तो हमारी समझ से बाहर है साहब। हम कूड़ा कचरा कुछ भी फेंकते हैं, वो चुपचाप आता है, सीधा साफ करके चला जाता है। आंख तक नहीं उठाई हम लोगों पे आज तक। लेकिन दोनों बेटियां आफत हैं उसकी, कि दोनों के बॉयफ्रेंड है साहब। और साहब वो छोटी वाली सुमेधा, वो तो कुछ ज़्यादा ही अय्यास है साहब। उसका एक बॉयफ्रेंड था आदित्य। आदित्य एक दिन अपने बाप को लेकर के रिश्ते के लिए आया, लेकिन खुद सुमेधा के कहने पर उसके बाप ने रिश्ता ठुकरा दिया साहब, क्योंकि उसका दूसरा अफेयर शुरू हो गया था साहब। और ये सब बातें तुम्हें कैसे पता है? साहब छोटा सा मोहल्ला है अपना साहब, बात पता चली जाती है साहब। सर हमने कुछ नहीं किया सर। सर इन दोनों का भी वही कहना है जो ब्रिज किशोर के दूसरे पड़ोसियों का कहना है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रिज किशोर अपने दोनों बेटियों की शादी इस कारण नहीं करवा पा रहा हो क्योंकि दोनों बेटियां खुद ही शादी नहीं करना चाहती? लेकिन हमें पता ये लगाना है सिन्हा कि ब्रिज किशोर की दोनों बेटियों की शादी ना होने का ऐसा क्या राज है जो उस नवजात बच्चे की जान का दुश्मन बना। ब्रिज किशोर की दोनों बेटियों के कैरेक्टर के बारे में अच्छे से पता करो, ये पता लगाओ कि उनकी जिंदगी में ऐसा कोई है जिसका कनेक्शन उस बच्चे से हो सकता है, और इन मजनुओं की पूरी हिस्ट्री निकालो। हो सकता है इन्होंने कोई कांड किया हो ब्रिज किशोर की पूरी फैमिली को फंसाने के लिए। सर और बिठा जवान लड़कियों को घर में, बच्चे की लाश तो मिल ही चुकी है, पता नहीं अभी आगे क्या क्या हो। आज तक इनके कानों में कभी जू रेंगी है जो अब रेंगेगी। जू और कीड़े मकोड़ों जैसी सोच आप लोगों की है, खबरदार अगर फालतू मुंह खोला तो। सुमेधा तुम चलो यहाँ से। पापा चलो तुम यहाँ से, चल अंदर। पापा बोलो। चल अंदर। पापा ये सब तेरी वजह से। हमें पता चला कि तुम और ब्रिज किशोर जी की छोटी बेटी सुमेधा काफ़ी अच्छे दोस्त थे। इनफैक्ट तुम लोग शादी करने वाले थे। हाँ सर, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हमें कभी नहीं लगा कि सुमेधा हमसे प्यार नहीं करती, लेकिन जब हम अपने पापा के साथ उनके घर रिश्ता लेकर पहुंचे तब पता लगा कि हम कितने गलत थे। क्या आप लोग सुमेधा का रिश्ता लेकर आए हैं? इसमें गलती क्या है? आदित्य और सुमेधा एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्यों ना दोनों की कुंडली मिला ली जाए। सुमेधा तुमने बताया नहीं हमें कि बात इस हद तक पहुंच गई? पापा हम नहीं जानते थे कि आदित्य हमसे शादी करना चाहता है। आदित्य हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। लेकिन सुमेधा क्यों? तुम जानते हो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर जब सुमेधा ने बोल दिया कि शादी नहीं करी तो बात करने का कोई फायदा नहीं है। आप लोग जा सकते हैं। हमें उनके घर से एक नवजात बच्चे की लाश मिली। बच्चे की लाश? आप बता सकते हैं कि उस बच्चे की लाश का ब्रिज किशोर जी की फैमिली से क्या कनेक्शन हो सकता है? नहीं सर, इस बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। सर ब्रिज किशोर के घर पर जिस बच्चे की लाश मिली है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौत दम घुटने की वजह से हुई। हमें बॉडी से ऐसा कोई सॉइल सैंपल नहीं मिला है जिससे ये पता चले कि बच्चे की लाश को पहले कहीं और गाड़ा गया था और उसके बाद में ब्रिज किशोर के घर पर लाकर गाड़ा गया हो। मान लो सिन्हा कि इस बच्चे को ब्रिज किशोर के घर पे ही मार के गाड़ा गया हो, लेकिन इस बच्चे का ब्रिज किशोर और उसकी बेटियों से क्या कनेक्शन हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आदित्य और सुमेधा की शादी टूटने का राज कुछ और हो और आदित्य और उसके बाप ने हमें पूरी बात ना बताई हो? सर राज चाहे जो हो, लेकिन ये बात भी कंफर्म है कि सुमेधा की जिंदगी में आदित्य के बाद में एक और लड़का आया। उसका नाम है ऋषभ। ऋषभ और सुमेधा की अक्सर बातें हुआ करती हैं। और हाँ सर, मैंने सुमेधा की बड़ी बहन रोहिणी के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए तो पता चला कि उसकी कोचिंग सेंटर के मालिक से अक्सर बातें हुआ करती हैं, वो भी लेट आवर्स में। क्या नाम है कोचिंग सेंटर वाले का? सर प्रवीण, और ये प्रवीण शादीशुदा है। अरे ब्रिज किशोर जी, रोहिणी को यहाँ से गए 3 घंटे हो गए हैं। हम खुद उसका कब से फोन ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही है। अरे प्रवीण, फोन तो वो हमारा भी नहीं उठा रही है। आप टेंशन मत लीजिए, हम पता करते हैं कि वो इस वक्त कहाँ हो सकती है। अच्छा मीनवाइल अगर आपको कुछ पता चले तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए। ठीक है बेटा।
क्या हुआ जी? होना क्या था, एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, दूसरी खड़ी मिलती। ये रोहिणी फोन क्यों नहीं उठा रही? कम से कम बता तो दे कि जिंदा है या मर गई। शुभ शुभ बोलिए ना। हमारी जिंदगी में कभी कुछ शुभ हुआ है क्या? इससे अच्छा तो हम बेऔलाद रहते हैं। क्या हुआ? किसका फोन था? अननोन नंबर था। अननोन नंबर था तो उठा लेती। हाँ? क्या पता रोहिणी फोन कर रही हो। पापा वो ऋषभ का फोन था। मुझे ऐसा लगता है सिन्हा कि आदित्य के बाद सुमेधा की ऋषभ से शादी इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसकी बड़ी बहन रोहिणी अभी तक कुंवारी है, और रोहिणी की शादी अभी तक इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसका अफेयर एक शादीशुदा आदमी के साथ चल रहा है। अब इन दोनों बहनों से पर्सनली मिलकर पता चलेगा कि इन दोनों की शादी ना होने की वजह क्या है। ब्रिज किशोर के आंगन में एक नवजात बच्चे की लाश का मिलना क्या वाकई किसी की साजिश थी, या फिर ब्रिज किशोर का परिवार कुछ छिपा रहा था? पुलिस फिलहाल किसी के खिलाफ कोई सबूत तो नहीं जुटा पाई थी, लेकिन ब्रिज किशोर की दोनों बेटियों रोहिणी और सुमेधा का चरित्र शक के दायरे में था, और इसी बीच रोहिणी का लापता हो जाना पुलिस के शक को और भी पुख्ता करने वाला था। हमारी रोहिणी की हर फ्रेंड से बात हुई, वो किसी के पास नहीं गई। लगता है हमारी रोहिणी आ गई। हमें सुमेधा और रोहिणी से कुछ बात करनी है। सर लेकिन रोहिणी तो घर पे नहीं है। हम सब खुद उसका वेट कर रहे हैं। सर, रोहिणी की लास्ट क्लास ठीक 3 बजे खत्म हो जाती है, और वो आज भी दिन के 3 बजे हमारे कोचिंग सेंटर से चली गई थी। सर हम कई घंटों से रोहिणी का फोन ट्राई कर रहे हैं सर। रिंग तो जा रही है लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही। सर रोहिणी के नंबर पर रिंग तो जा रही है लेकिन कोई उठा नहीं रहा। ठीक है, हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ जा सकती है। मीनवाइल अगर वो आ जाए तो हमें इन्फॉर्म कीजिए। ओके सर। सर रोहिणी का फोन कल शाम 5 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक गौतम नगर में एक्टिव था, लेकिन अभी उसका फोन बंद आ रहा है। इसका मतलब है रोहिणी का फोन 11 घंटे तक गौतम नगर में एक्टिव था। सिन्हा, रोहिणी के घर वालों से पता करो गौतम नगर में ऐसा कौन है जहां रोहिणी जा सकती है, और अपनी एक टीम लेकर रोहिणी की तलाश में गौतम नगर जाओ। सर रोहिणी की तलाश में जल्द ही ये सामने आने वाला था कि अब रोहिणी की हत्या हो चुकी थी, लेकिन रोहिणी की हत्या किसने और क्यों की, इन सवालों के उठने से पहले पुलिस को पता चला था कि रोहिणी आखिरी बार एक हॉस्पिटल में जाते हुए देखी गई थी। नहीं सर, रोहिणी नाम की किसी भी लड़की का अपॉइंटमेंट रजिस्टर में नाम नहीं है। लेकिन हमें पता चला है कि कल उसे यहाँ देखा गया था, विजिटर रजिस्टर में भी उसकी एंट्री है। सर हो सकता है वो किसी पेशेंट से मिलने आई हो। क्या हुआ? हाँ क्या हो गया पापा? क्या हो गया आपको? पापा क्या कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या पापा? सर रोहिणी कल शाम 5 बजे इस हॉस्पिटल में आई, रजिस्टर में भी इसकी एंट्री है, लेकिन ये यहाँ पर क्यों आई इसके बारे में किसी को कोई क्लू नहीं। ना तो किसी डॉक्टर से इसका अपॉइंटमेंट था और ना ही किसी पेशेंट से मिले यहाँ आई। हॉस्पिटल का CCTV चेक करते हैं। सिंह सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर सर ऐसा लग रहा है रोहिणी यहाँ किसी के आने का वेट कर रही थी और इस लड़की से डरकर यहाँ से भागी। लेकिन ये लड़की है कौन? सर ये लड़की तो पागल है, और कल ये बच्चा चोरी करने की कोशिश भी कर रही थी, और इसी में इसका एक्सीडेंट हो गया और सर पे चोट आ गई, तो कुछ लोग इसे यहाँ हॉस्पिटल में लेके आए थे।
कहीं ऐसा तो नहीं सर कि उसी पागल लड़की ने रोहिणी का मर्डर किया हो? ये सब तो तभी क्लियर होगा सिन्हा जब वो लड़की हमारे हाथ लगेगी। समझना ये भी होगा कि इस पागल लड़की का उस बच्चे से कोई कनेक्शन तो नहीं है जिसकी लाश हमें ब्रिज किशोर के घर से मिली थी। जो मानसिक रूप से अस्वस्थ लड़की रोहिणी का पीछा करते हुए हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दी थी, उसके बारे में फिलहाल अब तक कोई स्ट्रॉन्ग लीड नहीं मिल पाई थी। लेकिन यह साफ था कि इस लड़की का उस नवजात बच्चे के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था, जिसकी लाश ब्रिज किशोर के आंगन में पड़ी हुई मिली थी। और इसी का पता लगाने के लिए पुलिस एक बार फिर से रोहिणी के परिवार वालों से मिली। नहीं सर, हम इस लड़की को नहीं जानते। लेकिन रोहिणी जिस तरह से इस लड़की को देख के भागी, उससे हमें ऐसा लगता है कि रोहिणी इसे जरूर जानती होगी। जरा ध्यान से देखिए, शायद आप इसे जानते हो। हमने कहा ना सर, हम नहीं जानते इस लड़की को। आप लोग, आप पहचानते हैं इसे? चलिए मान लिया कि आप लोग इस लड़की को नहीं जानते, लेकिन इतना तो जानते होंगे कि रोहिणी हॉस्पिटल क्यों गई थी? उसे कुछ प्रॉब्लम थी? उसे क्या प्रॉब्लम होगी सर? रोहिणी बिल्कुल स्वस्थ थी। स्वस्थ थी तो हॉस्पिटल क्यों गई? हमें ऐसा लगता है कि आप लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। हो सकता है ऐसी कोई बात हो जो रोहिणी ने अपने माँ बाप से ना कही हो, आपसे कही हो। नहीं सर, दीदी ने हमसे कुछ नहीं बताया। पक्का ना? अब कहना क्या चाहते हैं सर? हम लोग झूठ बोल रहे हैं? हो भी सकता है, और अगर आप लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी बेटियों ने आपसे कुछ छुपाया हो। सर हम कुछ नहीं छुपा रहे। तो शायद रोहिणी ने आपसे कुछ छुपाया हो। खैर, जो कुछ भी छुपाया सामने तो आ ही जाएगा। प्रवीण और रोहिणी के अफेयर के एंगल को अच्छे से वेरीफाई करो और कैसे भी करके उस पागल लड़की को ढूंढो। मुझे ऐसा लगता है कि रोहिणी के मर्डर का राज उस पागल लड़की से जुड़ा है। अगर वो लड़की हमें मिल गई तो ब्रिज किशोर के घर मिले बच्चे की लाश का राज भी सामने आ जाएगा। जी सर। ये केस उस नवजात बच्चे की लाश मिलने के बाद शुरू हुआ जो ब्रिज किशोर के घर में गड़ी मिली थी। लेकिन ब्रिज किशोर की बड़ी बेटी रोहिणी की हत्या का कनेक्शन भले ही उस मानसिक रूप से अस्वस्थ लड़की से जुड़ा नजर आ रहा था, लेकिन प्रवीण और रोहिणी के अनैतिक रिश्ते का खुलासा इस केस को एक नया एंगल दे रहा था। हाँ सर, ये सच है। हम और रोहिणी एक दूसरे से प्यार करते थे। इनफैक्ट हम तो उसके साथ शादी भी करना चाहते थे, लेकिन वो हमारे से शादी नहीं करना चाहती थी। ऐसा क्यों? वो नहीं पता सर, लेकिन रोहिणी ने मना किया तो हमारे पेरेंट्स ने हमारी मर्जी के खिलाफ हमारी शादी प्रियंका से कर दी। सर, हम रोहिणी से बहुत प्यार करते हैं और शादी के 6 महीने बाद हम फिर से रोहिणी के करीब आ गए। और शायद तब तुम्हें रियलाइज हुआ कि शादीशुदा रहते हुए तुम रोहिणी के साथ अपना रिलेशन कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तुमने शायद रोहिणी को अवॉइड करने की कोशिश की और रोहिणी ने किसी पुरानी बात को लेकर तुम्हें ब्लैकमेल किया होगा और इसीलिए तुमने रोहिणी का मर्डर किया। सर, हम तो रोहिणी से बहुत प्यार करते थे, भला हम उसका मर्डर क्यों करेंगे? अगर रोहिणी से प्यार करते हो तो तुम्हारी बीवी प्रियंका? हम एक दूसरे को तलाक देने वाले हैं और वो तो वैसे भी अपने मायके में रहती है। सर, इस लड़की को पहचानते हो? नहीं सर, हमने इसे कभी नहीं देखा। सर, मैंने प्रवीण के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, लेकिन जिस वक्त रोहिणी हॉस्पिटल में देखी गई थी तब प्रवीण के फोन की लोकेशन वहां की नहीं थी। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि रोहिणी का मर्डर उसी पागल लड़की ने किया हो जिससे वो डरकर भागी थी? उस पागल लड़की का गायब होना इस तरफ इशारा तो करता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है ना। हमें इस केस को हर एंगल से इन्वेस्टिगेट करना होगा। हो सकता है प्रवीण ने रोहिणी को मरवाने के लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया हो और उस कॉन्ट्रैक्ट किलर ने आगे उस पागल लड़की की मदद ली हो। प्रवीण के कॉल रिकॉर्ड्स अच्छे से चेक करो, हो सकता है उसमें कोई सस्पिशियस नंबर मिले। और प्रवीण के बैंक ट्रांजैक्शन भी चेक करो, हो सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट किलर को पे करने के लिए उसने कोई मोटी रकम अपने बैंक से निकाली हो। और सिन्हा, रोहिणी के मर्डर में प्रवीण की बीवी के कनेक्शन की पॉसिबिलिटीज भी खंगालो। सर, उस मानसिक रूप से अस्वस्थ लड़की को रोहिणी की हत्या का सस्पेक्ट मानकर ढूंढा तो जा रहा था, लेकिन इस शक की भी पुष्टि की जा रही थी कि कहीं रोहिणी की हत्या में प्रवीण की बीवी की तो कोई भूमिका नहीं। वहीं प्रवीण को भी रोहिणी की हत्या का सस्पेक्ट माना जा रहा था और एक खुलासा इस शक को और भी गाढ़ा कर रहा था। सर, प्रवीण की बीवी प्रियंका का रोहिणी के मर्डर से कोई कनेक्शन तो सामने नहीं आया। इनफैक्ट जब रोहिणी का मर्डर हुआ प्रियंका इस शहर में ही मौजूद नहीं थी, लेकिन प्रवीण की बैंक स्टेटमेंट मैंने चेक की। 10 दिन पहले ही उसने अपने अकाउंट से 5 लाख रुपए विड्रॉ किए थे। सर, हमने अपने अकाउंट से 5 लाख रुपए विड्रॉ किए, इसका ये मतलब तो नहीं है कि हमने कोई क्राइम किया हो।
हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि तुमने अपने अकाउंट से 5 लाख रुपए क्यों विड्रॉ किए, और अगर तुम नहीं बताना चाहते तो हम अपने तरीके से पूछेंगे कि तुमने 5 लाख क्यों निकाले और कहाँ खर्च किए। सर, वो पैसे हमने रोहिणी को दिए थे। रोहिणी को? रोहिणी ने हमसे 5 लाख रुपए उधार मांगे और हमने दे दिया सर। क्यों उधार मांगे? उसने कोई रीज़न नहीं बताया। और तुमने रीज़न पूछा भी नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं प्रवीण कि तुमने वो 5 लाख किसी सुपारी किलर को दिए रोहिणी को मरवाने के लिए? आपको बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि रोहिणी को हमने मार दिया? क्योंकि हमें अभी तक ये भरोसा नहीं हो रहा कि तुम सच बोल रहे हो। तुमने 5 लाख रोहिणी को दिए, इसका कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? नहीं सर, इस बात का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हम सच बोल रहे हैं सर। हेलो सर, वो पागल लड़की गणेश नगर में देखी गई थी। एक फ्रूट वाले के फ्रूट चुरा के भाग रही थी वो। उस एरिया में सर्च करो, वो कहीं आसपास ही होगी। लड़की मान रही है कि उसने रोहिणी का पीछा किया था, पर सर उसका ये भी कहना है कि उसने रोहिणी का मर्डर नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है सर कि उसने किसी को रोहिणी का मर्डर करते हुए देखा है। ये भी तो हो सकता है कि झूठ बोल रही हो सकता है रोहिणी का मर्डर इसी ने किया और यहाँ डर के ये जता रही है कि रोहिणी को किसी और ने मारा। अच्छा, उसने आपको ये बताया कि उसने रोहिणी का पीछा किया क्यों था? सर अभी ये साफ साफ बता पाना मुश्किल है, लेकिन वो ये कह रही है कि उसका एक बच्चा था जिसे रोहिणी चुरा कर भाग रही थी। बस ये बताते हुए रोने लगी। आपको क्या लगता है ये सच बोल रही है? हाँ सर, लगता तो ऐसा ही है। तो आप उससे ये जानने की कोशिश कीजिए कि अगर रोहिणी को इसने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? सर वो अभी इस कंडीशन में नहीं है। सर, अगर ये लड़की वाकई में सच बोल रही है तो ब्रिज किशोर के घर पर जिस बच्चे की लाश मिली वो बच्चा इसी का था। सिन्हा, ये लड़की मुश्किल से 17-18 साल की होगी। अगर ये सच बोल रही है तो हमें ये भी पता लगाना होगा कि इसके बच्चे का बाप कौन था और रोहिणी का इसका बच्चा चुराने का मकसद क्या था। इस लड़की का मेडिकल करवाओ और ये पता लगाने की कोशिश करो कि इसने वाकई में किसी बच्चे को जन्म दिया था, और अगर दिया था तो जिस बच्चे की लाश हमें ब्रिज किशोर के घर मिली थी उसका डीएनए इस लड़की के डीएनए से मैच करके देखो। वो लड़की जरूर झूठ बोल रही है सर। आप ही सोचे ना, रोहिणी उसका बच्चा क्यों चुराएगी? वो लड़की सच बोल रही है या झूठ, ये तो पता चल ही जाएगा। आप ये बताइए कि प्रवीण ने रोहिणी को 5 लाख रुपए उधार दिए थे? 5 लाख रुपए? नहीं सर, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। प्रवीण ने हमसे ये कहा कि वो अपनी बीवी प्रियंका से तलाक लेकर रोहिणी से शादी करना चाहता था, और हमें ये भी पता चला है कि वो अपनी शादी से पहले भी रोहिणी से शादी करना चाहता था, लेकिन रोहिणी ने शादी से मना कर दिया। अगर तब मना कर दिया तो अब वो वाकई उससे शादी करना चाहती थी या प्रवीण झूठ बोल रहा है? सर, हम वाकई नहीं जानते इसके बारे में। आपको कम से कम ये तो पता होगा कि आपकी बेटी रोहिणी ने शादी करने से क्यों मना किया था। इस केस के बाकी सस्पेक्ट कुछ भी कहें, लेकिन कोई तो ऐसी बात है जो ये परिवार वाले हमसे छुपा रहे हैं। इनके परिवार की पूरी बैकग्राउंड चेक करो। इनकी चुप्पी के पीछे कोई तो बड़ा राज है जिसका सामने आना जरूरी है। ब्रिज किशोर के जिस घर से उस नवजात बच्चे की लाश मिली थी वो घर ब्रिज किशोर ने 7 साल पहले खरीदा था, जिसके बाद ब्रिज किशोर और उनका परिवार वहीं रह रहे थे। लेकिन ब्रिज किशोर और उनके परिवार से जुड़े कुछ ऐसे राज थे जिनका खुलासा तब हुआ जब पुलिस उस घर में पहुंची जहां ब्रिज किशोर इस घर से पहले रहा करते थे। जी, हमें पता चला कि 7 साल पहले ब्रिज किशोर और उनका परिवार यही रहता था। जी, ब्रिज किशोर हमारा ही छोटा भाई है। हमें यह भी पता चला कि यह आपका और ब्रिज किशोर का पुश्तैनी मकान है, लेकिन 7 साल पहले ब्रिज किशोर ने खुद अपना ट्रांसफर यहां से करवा लिया था। उसकी कोई खास वजह? आप सही बोल रहे हैं सर। 7 साल पहले अपने परिवार के साथ यहाँ आकर रहने का
यही कारण था। तो आपने ये बात हमसे छुपाई क्यों? हम किस मुंह से बताते सर कि हमारी छोटी बेटी लड़की नहीं किन्नर है। और यही वजह थी कि हमने आदित्य को सुमेधा से शादी करने से मना कर दिया। लेकिन रोहिणी, वो तो किन्नर नहीं थी, फिर उसकी शादी क्यों नहीं करवाई आपने? रोहिणी सुमेधा से बहुत प्यार करती थी सर। वो अपना घर बसा के सुमेधा के मन में ये हीन भावना नहीं पैदा करना चाहती थी। क्योंकि वो किन्नर है इसलिए उसका घर नहीं बस सकता। फिर तो रोहिणी अभी भी प्रवीण से शादी करना नहीं चाहती होगी। इसका मतलब है प्रवीण ने हमसे झूठ बोला कि उसने रोहिणी को 5 लाख रुपए उधार दिए थे। नहीं सर, प्रवीण जी ने झूठ नहीं बोला। उन्होंने दीदी को पैसे दिए थे और दीदी ने उनसे वो पैसे हमारे इलाज के लिए लिए थे। कैसा इलाज? हमें पता चला कि एक ऑपरेशन के बाद हम एक लड़की बन सकते हैं, तो दीदी हमारे इलाज के लिए पैसे इकट्ठा कर रही थी। वो उस दिन हॉस्पिटल भी इसीलिए गई थी ताकि वो हमारे इलाज के बारे में पता कर सके। सर, ब्रिज किशोर के घर पर जिस बच्चे की लाश मिली थी उस बच्चे का डीएनए उस पागल औरत से मैच करता है। अगर डीएनए इससे मैच करता है तो उसका ये बयान भी सही होगा कि उसके बच्चे को रोहिणी ने चुराया था। लेकिन सर, एक बात समझ नहीं आई कि रोहिणी ने अगर उसका बच्चा चुराया तो किस मकसद से? मुझे लगता है इसका मकसद सुमेधा से ही जुड़ा है और वो हमसे झूठ बोल रही है। एक बात मुझे अभी भी खटक रही है कि सुमेधा का आदित्य के बाद एक ऋषभ नाम के लड़के से अफेयर चल रहा है। कहीं इस ऋषभ का बच्चे की चोरी और सुमेधा के इलाज से कोई कनेक्शन तो नहीं है? इस ऋषभ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालो और उस प्रवीण को बुलाओ। मुझे अभी भी लगता है कि वो कुछ जानता है और हमसे छुपा रहा है। सर, हमें सिर्फ इतना पता था कि सुमेधा एक किन्नर है। सर, हमने ये बात पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि हमने रोहिणी को प्रॉमिस किया था। सुमेधा किन्नर है ये बात सुमेधा के बॉयफ्रेंड ऋषभ को तो पता होगी। उसे सब कुछ पता था सर, उसी ने सुमेधा को इलाज के बारे में भी बताया था क्योंकि वो उससे शादी करना चाहता था सर। और रोहिणी ने बच्चा क्यों चुराया? इस बारे में हमको कुछ नहीं पता। सर, मैंने सुमेधा के बॉयफ्रेंड ऋषभ से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन निकाल ली। जिस दिन हमें उस बच्चे की लाश मिली उसी सुबह वो और सुमेधा गोरखपुर जाने वाले थे। ऋषभ ने अपने क्रेडिट कार्ड से 2 एयर टिकट भी बुक करवाई थी जिसमें उनके साथ एक इन्फेंट भी था जिसका जिक्र इस टिकट में है। लेकिन हैरानी की बात है कि किसी ने भी इस टिकट पे ट्रैवल नहीं किया। सुमेधा और ऋषभ दोनों को उठा के लाओ। सर, बोल, तेरे और सुमेधा के साथ में वही इन्फेंट गोरखपुर जाने वाला था ना, जिसकी लाश सुमेधा के घर के पास मिली? बोलो। हाँ सर, ये सच है। वही बच्चा हमारे साथ गोरखपुर जाने वाला था। तो रोहिणी ने वो बच्चा तुम्हारे लिए चोरी किया था? सर, रोहिणी दीदी ने वो बच्चा चोरी नहीं किया था बल्कि करवाया था। बता दो सर, मैंने रोहिणी को मना किया कि ये काम ठीक नहीं है, लेकिन उसने कहा कि एक बच्चा सुमेधा की जिंदगी बचा सकता है। तो साहब मैं मान गया कि मैंने अपने कोचिंग सेंटर में काम करने वाले लड़के को भेजकर बच्चा उठवाया सर। सर, सुमेधा को बच्चा अरेंज करने के लिए हमने ही कहा था। लेकिन क्यों? सर, हम ऋषभ से बहुत प्यार करते हैं और इसी वजह से हम उससे ये राज छिपा नहीं पाए कि हम एक किन्नर हैं। एक बार को तो हम सुमेधा से बहुत गुस्सा हुए और हमने उससे एक हफ्ते तक बात तक नहीं की, लेकिन फिर हमें एहसास हुआ कि हम गलत हैं। हमें उसे हर्ट नहीं करना चाहिए था। फिर सर हमने करेक्शन सर्जरी के बारे में पता किया और सुमेधा को भी बताया। ये बात हमने रोहिणी दीदी को बताई तो वो हमारी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। हमने सुमेधा से कहा कि हम दोनों गोरखपुर जाएंगे और हमारे पेरेंट्स से कहेंगे कि हम पहले से ही शादीशुदा हैं और हमारा ऑलरेडी एक बच्चा भी है। हम वो बच्चा चुराकर घर लेकर आ गए। माँ की नजरों से बचाने के चक्कर में हम तो इसे संभाल। अरे आज तो जल्दी आ गए। हाँ सर, हमारी गलती की वजह से वो बच्चा मर गया। और तुम्हें ये लगा कि वो पागल औरत रोहिणी को कहीं ना कहीं तो ढूंढ ही लेगी।
और रोहिणी के चक्कर में तुम भी फंस जाओगे, इसलिए तुमने रोहिणी को भी मार दिया। नहीं नहीं सर। सर हमारा रोहिणी दी के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है सर, हम सच बोल रहे हैं सर। मैं ये मानता हूं कि मैंने रोहिणी के लिए बच्चा किडनैप करवाया, लेकिन मैंने रोहिणी को नहीं मारा सर। सुमेधा, ऋषभ और प्रवीण के बयान से यह साफ हो चुका था कि उस नवजात बच्चे की हत्या एक ऐसे अपराध का अंजाम था जिसमें रोहिणी की भी भागीदारी थी। लेकिन रोहिणी की हत्या किसने और किस इरादे से की, यह अब भी साफ नहीं हो पाया था। सर इनमें से कोई नहीं, वो कोई और ही होगा। रोहिणी की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने रोहिणी से जुड़े हर शख्स को फिर से खंगालना शुरू किया और फोन लोकेशन के आधार पर यह जानने का प्रयास किया कि रोहिणी की हत्या के वक्त क्राइम सीन पर कौन कौन मौजूद था। और जल्द ही एक ऐसे सस्पेक्ट का नाम सामने आया जिसने पुलिस इन्वेस्टिगेशन को एकदम सही दिशा दे दी। दीदी दीदी ये इसी ने मारा है, ये मैंने इसी को देखा था। बोल। रोहिणी को मारने का मौका हम कई दिनों से ढूंढ रहे थे, अक्सर उसका पीछा किया करते थे। उस दिन हॉस्पिटल में भी उसका पीछा किए थे और उसके बाहर आने का वेट कर रहे थे। रोहिणी को मारा क्यों? इसलिए क्योंकि उसकी वजह से सुमेधा हमें नहीं मिल पाई। वो खुद तो शादी करना नहीं चाहती थी और उसकी वजह से उसके माँ बाप ने सुमेधा की शादी हमसे नहीं होने दी। हमें हमेशा यही लगता था कि हमारे और सुमेधा के ना मिल पाने की वजह सिर्फ रोहिणी ही है और इसलिए हमने उसे मार दिया। तुझे क्या लगता है सुमेधा तुझे प्यार करती थी? हाँ सर, सुमेधा हमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अपने घर वालों और इस रोहिणी की वजह से उसने हमसे ब्रेकअप किया था। सुमेधा ने तुझसे ब्रेकअप इसलिए किया क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि तू उससे नहीं उसकी खूबसूरती से प्यार करता है। अगर तुझे ये पता होता कि सुमेधा एक लड़की नहीं किन्नर है तो तू उससे शादी करता? नहीं करता, और तू शायद उसका भी मर्डर कर देता। कहते हैं कि इंसान अगर अपनी कमियों से ऊपर उठने का हौसला करे तो कोई भी कमी उसकी राह का रोड़ा नहीं बन सकती। लेकिन कभी कभी यही कमियां ऐसी हताशा पैदा कर देती हैं कि इंसान मुश्किलों से लड़ने की बजाय खुद अपनी मुश्किलें बढ़ा लेता है। रंग रूप लिंग कुदरत की देन है, लेकिन काला गोरा, कद काठी, स्त्री पुरुष, किन्नर का यह भेदभाव हम पैदा करते हैं। माना कि दुनिया में झूठ और चालाकियां इतनी हावी हो गई हैं कि मासूमियत और सच्चापन गुजरते बचपन के साथ ही हमसे छिन जाता है। लेकिन बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा होगा, यह हकीकत ना कभी बदली थी, ना कभी बदली है और ना कभी बदलेगी। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।